Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the chapter of globalization for Class X CBSE. It discusses vividly the situation in India pre- and post-globalization. Please watch the video till the end to get an exact insight of the topic. Okay, people, so impact of globalization in India, ठीक है, तो आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट, सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विद फॉरेन कंपनीज। तो हमने देखा कि भाई साहब कैसे फोर्ड और महिंद्रा का कोलैबोरेशन हुआ, आज नहीं है बट डेफिनेटली दोनों को इसमें फायदा हुआ, ठीक है, फोर्ड और महिंद्रा का कोलैबोरेशन हुआ। इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, आज की तारीख में इन्फोसिस मतलब वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो गया है, ठीक है। ओके, सो रैनबैक्सी दिस इज बेसिकली अ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, ठीक है। देन वी हैव जैसे टाटा मोटर्स ने जैगुआर को ओवरटेक किया है भाई साहब, ठीक है, मतलब जैगुआर को एक्वायर किया है। तो इन्फोसिस तो आपका भाई साहब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पूरे दुनिया में इसका नाम है ही। रैनबैक्सी मतलब हो गया आपका फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एशियन पेंट्स। सो काफी सारे भाई साहब डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है। सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड, सो पॉजिटिव एमएनसीज आपका भाई साहब इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 15 ईयर्स। तो लगभग 15 सालों से हम देख रहे हैं कि देयर इज अ ह्यूज टर्नआउट और देयर इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, बैंकिंग, ये सारे तमाम चीजें जो है तो बढ़ रही हैं, ठीक है। ये सारी तमाम चीजें जो कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोकल कंपनीज प्रॉस्पर्ड एज द सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू एमएनसीज। अभी जितने भी आपके लोकल कंपनीज हैं, जितना आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, फॉरेन कंट्रीज के जो कंपनीज हैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके भाई साहब कंपनीज खुल रही हैं, यहाँ पे भाई साहब आपके प्रोडक्शन यूनिट्स खुल रहे हैं। इन प्रोडक्शन यूनिट्स में रॉ मटेरियल्स इंडिया से सप्लाई होगा, लेबर इंडिया से सप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल आउटलेट्स हैं विच प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स और विच सप्लाई रॉ मटेरियल्स, दे आर गोइंग टू गेट मोमेंटम, ठीक है। प्रॉस्पर्ड एज द सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू एमएनसीज। New jobs are created, new opportunities for companies providing services, example IT, data। तो जैसे आपका MNC एक सेटअप होता है, तो MNC मतलब इंडिया के बाउंड्री में सेटअप हो रहा है। MNC भले आपका मल्टीनेशनल कंपनी विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड बट इट इज गेटिंग सेटअप इन इंडिया। सो सिंस इट इज गेटिंग सेटअप इन इंडिया, व्हाट विल हैपन, आपके जितना भी IT डिपार्टमेंट एक क्रिएट होगा, डेटा एंट्री जॉब क्रिएट होगी, अकाउंटिंग लगेगा, एडमिन टास्क लगेंगे, इंजीनियरिंग, कॉल सेंटर, ये सारी चीजें तमाम लगेंगी। और इसमें सब के सब में क्या एम्प्लॉय होंगी, इंडिया का लेबर एम्प्लॉय होगा, ठीक है। सो द डिजाइनर्स इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर। जैसे आपने देखा कि वैसे कैसे एक प्रिंटिंग जो है एक मैगजीन के लिए आपके दिल्ली ऑफिस में उसका काम चल रहा है। तो एक प्रिंटिंग जो लंदन में हो रहा है, ठीक है, विच इज अ वेरी कॉस्टली सिटी, वहां पे खर्चा बचाने के लिए इसको आउटसोर्स कर दिया है इंडिया में। इंडिया में भाई साहब ये सारा मेल आ रहा है, इन लोग फटाफट से प्रिंट निकालकर बाय एयरवेज आपका जो मैगजीन का पूरा है उसको भेज दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर, ओके। सो वी हैव कंसीडर्ड दिस एग्जांपल। डेटा एंट्री हो गई भाई साहब, अकाउंटिंग हो गई, एडमिन टास्क हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कॉल सेंटर्स हो गए। सर्विसेज आर डन चीपली इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू डेवलप कंट्रीज। यहाँ पे लेबर थोड़ा सा चीप है क्योंकि यहाँ पे हमको अभी भी हम उस हाई स्टैंडर्ड ऑफ वेजेस पे नहीं आए हैं, ठीक है। हमारे देश में अभी भी गरीबी है, तो लोग खुशी खुशी आपके अच्छे खासे पगार पे काम कर लेंगे। वही अच्छा खासा पगार जो हमारे इंडिया में अच्छा खासा माना जाता है, एक्चुअली उतना ज्यादा अच्छा खासा नहीं है बाहर के कंट्रीज में, बट दे आर सेविंग देयर मनी एंड वी आर जनरेटिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोथ, ठीक है। सो वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ दीज कंपनीज गेट बेनिफिटेड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको भाई साहब बेनिफिट हो जाता है, ओके। नेगेटिव क्या है, ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है भाई साहब, राइजिंग कंपटीशन। ये भाई साहब एक आपका नेगेटिव कंपटीशन नेगेटिव हो गया है। रवि डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव टू फेस अ क्राइसिस इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ एज इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन नेगेटिव क्या हो जाएगा रवि, ठीक है, आपका एक जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उनमें क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। सो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। Ravi took a loan from the bank to start his own company, okay, producing capacitors in 1992 in Hosur, an industrial town in Tamil Nadu.
कैपेसिटर्स मतलब ये फैन को स्टार्ट करने में जो छोटे छोटे आपको सिलेंडर्स दिखते हैं व्हाइट कलर के, उनको हम कैपेसिटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक लोन लेकर बैंक से चालू किया। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस इंक्लूडिंग ट्यूब लाइट्स, टेलीविजन एक्सेट्रा, ठीक है। ट्यूब लाइट्स में यूज होता है, आज की तारीख में तो एलईडी लाइट्स हो गए। खैर, विदिन 3 years ही वॉज एबल टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसका प्रोडक्शन भाई साहब बढ़ने लगा, ठीक है, एक्सपैंड प्रोडक्शन, एंड 20 वर्कर्स वेर वर्किंग अंडर हिम। सो 20 लोगों को ये भाई साहब सैलरी भी दे रहा था। ही स्ट्रगल टू रन हिज कंपनी स्टार्टेड, ठीक है। स्ट्रगल कब चालू हुआ? व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपेसिटर्स एज पर द एग्रीमेंट इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2001। तो गवर्नमेंट ने भाई साहब रिमूव कर दिया जो टैक्स ड्यूटी लग रही थी इंपोर्ट ऑफ कैपेसिटर्स में, ठीक है। अभी फॉरेन कंट्री के कैपेसिटर्स इंडिया में आने लगे। His main clients, the television companies, used to buy different components, including capacitors in bulk for the manufacture of television sets. और बहुत बड़ी मात्रा में ये खरीदते थे इससे, ठीक है। However, competition from the MNC brands, ठीक है, forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs, ठीक है। MNC के लिए वैसा assembly activities करने के लिए, even when some of them bought capacitors, they would prefer to import. तो दे वुड स्टिल प्रेफर टू इंपोर्ट, क्योंकि भाई साहब वही चीज वही दाम में उनको मिल रहा है और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है। तो व्हाई शुड दे बाय इट फ्रॉम एन इंडियन मैन्युफैक्चरर, ठीक है। एज द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड आइटम वाज हाफ द प्राइस चार्ज बाय पीपल लाइक रवि। तो आपका देखो कविता कैपेसिटर्स इन इंडिया विच इज बेसिकली रवि की कंपनी है, ठीक है। अभी देखो प्राइस इन रुपीज इसका यहां तक है। यही चीज एलिसन कैपेसिटर्स इन यूके, दे आर चार्जिंग हाफ द प्राइस, ठीक है। तो ज्यादा करके भाई साहब जो पब्लिक टर्नआउट था पहले, जो बल्क में प्रोडक्ट यहां से लेते थे, दे विल ऑल टर्न टू दिस वन, ठीक है। इस तरह से आपका भाई साहब ये हिट हो गया, ठीक है। रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ द कैपेसिटर्स दैट ही प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000, ठीक है, एंड हैज ओनली 7 वर्कर्स वर्किंग फॉर हिम। फ्रॉम 20 ही हैज downsized to 7, ठीक है। Many of Ravi's friends in same business in Hyderabad and Chennai have closed their units because of heavy imports, ठीक है। Example, batteries, capacitors, plastics, toys, tires, dairy products, vegetable oil, इन सब में भाई साहब आपको impact देखने को मिलेगा, ठीक है। Due to competition, several small units have shut down, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई साहब? Workers are losing their jobs, ठीक है। 35-year-old Sushila has spent many years as a worker, ठीक है, in a garment export industry of Delhi. She has worked as a garment. She was employed as a permanent worker, ठीक है, एक permanent worker थी वो भाई साहब वहां पे। Entitled to health insurance, तो permanent जब आप हो जाते हैं तो ये सारी सुख सुविधाएं आपको प्राइवेट कंपनी से मिलती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ओवर टाइम डबल रेट पे। अगर भाई साहब आपका 8 घंटे का जॉब है और लेट्स से प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है कि आप 1 घंटा और करें, तो हर घंटे में आपका जो पर घंटे का सैलरी बनता है उसमें आपको डबल मिलेगा। ओवर टाइम रेट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये सारे सुख सुविधाएं उसको मिल रही थी भाई साहब। When Sushila's factories closed in the 1990s, 1990 में भाई साहब इसकी फैक्ट्री बंद पड़ गई। After searching for a job for 6 months, ठीक है, she finally got a job 30 kilometer away from where she lives. So that's a huge distance that she has to cover. ठीक है, 30 kilometer away from where she lives. Even after working in this factory for several years, ठीक है, इसने बहुत सालों तक काम किया, she is a temporary worker and earns less than half of what she was getting earlier. ठीक है, she is earning just half. Sushila leaves her house every morning, 7 days a week at 7:30 a.m. and returns at 10 p.m. A day off from work means no wage. अगर आपने भाई साहब एक दिन की भी छुट्टी ली तो इसका मतलब कोई सैलरी नहीं। She has none of the benefits she used to get earlier. So as a permanent employee of the previous company, she used to get benefits like, you know, health insurance, provident fund, etc., which she is not getting as of now. ठीक है, okay. So कोई provident fund भी इसको नहीं मिल रहा है। Factories close to her home get widely fluctuating orders. Provident fund मतलब समझ में आता है? What is provident fund? क्या होता है? जब आप लीव कर रहे हो, कंपनी लीव कर रहे हो, हाँ, तो फायदा क्या होगा फिर? लेकिन फायदा क्या होगा? तुम्हारा ही पैसा तुमको वापस मिल रहा है ना। हाँ, तो कंपनी कितना देती है? जितना तुम्हारा कट रहा है उतना ही कंपनी भी देगी। समझ में आ रहा है ये? जैसे समझो इस चीज को, प्रोविडेंट फंड का एक मोटा मोटा हिसाब आपको बता देता हूं।
समझ लो तुम्हारे एक किसी की सैलरी है 100 रुपए, ठीक है, इसमें से 20 रुपए भाई साहब उसका प्रोविडेंट फंड में कट रहा है। तो प्रोविडेंट फंड क्या है भाई साहब, अगर आप रिटायर कर गए हैं या कोई कुछ इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से आप जॉब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या कुछ टाइम लगेगा बिफोर यू गेट द न्यू जॉब, देन इन दैट इंटरिम यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस। तो जैसे ही आप कंपनी, तो आप समझ लो भाई साहब 20 रुपए का हर महीने आपके सैलरी से कटेगा। ये 20 रुपए अपनी प्रोविडेंट फंड के लिए आप दे रहे हैं कंपनी को, और कंपनी भी अपनी तरफ से 20 रुपए देगा आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके खाते में 40 रुपए जमा हो रहे हैं। जब तक आप काम करेंगे तब तक ये 40 रुपए जमा होते रहेंगे। जिस दिन आप काम छोड़ देंगे ये पूरा का पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा, विच इज अ मेजर चंक, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोविडेंट फंड, ओके। एंड देयरफॉर इवन पे लेस, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट हो गया, वर्कर्स 20 मिलियन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंट्री नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में हमारे जितने लोग एम्प्लॉयड हैं उससे अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्मॉल, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज, ऐसे जहां पे इस तरीके के लोग काम करते हैं, ठीक है, ओके। स्मॉल इंडस्ट्रीज शट डाउन ड्यू टू कॉम्पिटिशन, सो वर्कर्स आर रेंडर्ड जॉबलेस, दे आर बेसिकली रेंडर्ड जॉबलेस, ठीक है। तो आपने देखा एक तो ओनर के लिए भाई साहब बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन जो लोग उस बिजनेस में काम कर रहे थे उनके लिए भी तो जॉब चला गया, दे हैव आल्सो लॉस्ट देयर जॉब्स, ठीक है, ओके। Faced with growing competition, employers employ workers flexibly, ठीक है। फ्लेक्सिबली मतलब क्या है, टेम्परेरी, 6 महीने के लिए तुमको हायर किया, 3 महीने के लिए तुमको हायर किया, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किया, ऐसा फ्लेक्सिबली। Large MNCs in garment industries in Europe and America order their products from Indian exporters. These large MNCs look for cheapest goods to maximize their profits. So Indian garment exporters try to cut their own cost. Cost of raw materials cannot be reduced, so Indian exporters try to cut labor cost. तो labor cost कट करते हैं भाई साहब, ठीक है। कहीं ना कहीं तो कॉस्ट करना पड़ेगा। Workers have to put in very long working hours and work on night shifts on regular basis during peak season. दिवाली आने वाला है या अचानक से भाई साहब आपका क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस में भाई साहब आपके गारमेंट्स खरीदे जाएंगे, वहां पे डिमांड बढ़ेगी। तो इस डिमांड को पूरी करने के लिए इन यूरोपियन कंट्रीज आपके वर्कर्स को जो गारमेंट फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं उनको भाई साहब रात दिन एक करना पड़ेगा, ठीक है। सो टू बेसिकली मीट अप लो वेजेस, वर्कर्स फोर्स टू वर्क ओवर टाइम, वर्कर्स आर फोर्स टू वर्क ओवर टाइम, नो प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स, वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स ब्रॉट अबाउट बाय ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज में भाई साहब आपका क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आपको यहाँ पे अभी तक MSEB से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, लेकिन अगर आप दहीसर वगैरह जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे अडानी ग्रुप आ गया या रिलायंस ग्रुप आ गया है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीजें हो रही। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वेयर 1.2 बिलियन इन 1991, इतना बड़ा था भाई साहब, ठीक है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज कहां पे, आपके 1991 में। आज की तारीख में देखो भाई साहब, ठीक है, 354.28 बिलियन डॉलर्स बाय जून 12, 2015, ठीक है। दैट्स हाउ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव इंक्रीज्ड। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब आप जो दूसरे कंट्रीज के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं उसका रिजर्व्स, ठीक है, जो आपको वापस आ रहा है। रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली जनरेट हो रही है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। आप भाई साहब एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आज अफोर्ड कर पा रहे हैं, नाइकी के शूज पहन के जा रहे हैं भाई साहब आप, मतलब जो चीजें आपके लिए एक ड्रीम हुआ करती थी आज से 50 साल पहले, नाउ दे आर वेरी मच अफोर्डेबल एंड फीजिबल एज वेल, ठीक है। We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. So World Trade Organization, जिसको हम World WTO भी बोलते हैं, it is what? It is basically a UNO body. एक UNO body है ये World Trade Organization, ठीक है। तो World Trade Organization supported it, established when Jan 1, 1995. It was initiated by developed countries. Members अभी कितने हैं भाई साहब इसके, 161 countries हैं, ठीक है। टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, ये इसका मकसद था। एफर्ट्स
establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. तो ये रूल्स स्टैब्लिश करती है और ये देखती है कि ये रूल्स भाई साहब ओबे हो, ठीक है, ओके। फॉरेन ट्रेड भाई साहब, फ्री ट्रेड, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, तो फ्री ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस हैं और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड में भाई साहब कोई रिस्ट्रिक्शंस। तो टैरिफ हो गया भाई साहब और नॉन टैरिफ हो गया। आपने देखा भाई साहब स्टार्ट में हमने देखा कि अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो बहुत बड़ा टैरिफ लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा देते हैं। नॉन टैरिफ में भाई साहब क्या लगा देंगे, हाँ इससे ज्यादा आप नहीं ला सकते, 300 यूनिट से आप ज्यादा नहीं ला सकते। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स को कंट्रोल कर रहे हैं टू रीच एंड क्रॉस आवर बाउंड्रीज, ठीक है, ओके। तो फ्री ट्रेड, तो इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या देखता है, कौन कौन सी कंट्रीज भाई साहब फ्री ट्रेड कर रही हैं और ऐसे ही उन कंट्रीज को सपोर्ट करेगा ये, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोन्स देता है, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप ऐसा ग्लोबलाइजेशन को बंद करके चलेंगे तो वो आपको लोन्स नहीं देंगे, वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। So though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that developed countries have unfairly retained trade barriers, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज करते क्या हैं, देखो एक झोल होता है। डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं कि हमको कौन सा माल चाहिए और वो कौन सा देश प्रोड्यूस कर रहा है, उस देश के लिए वो फ्री ट्रेड रखेंगे, लेकिन दूसरे देशों के लिए वो क्लोज रखेंगे अपने आप को, ठीक है। दैट इज वन थिंग, ठीक है। इन प्रैक्टिस ज्यादा करके देखा गया है कि इट इज सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स, ये अनफेयर है, दिस इज अनफेयर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक अमेरिका एंड ऑल, ठीक है, ये अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन WTO के रूल्स डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील, दीज आर नॉट डेवलपिंग मोड, उनके ऊपर लागू होते हैं लेकिन उनके ऊपर लागू नहीं होते, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। An example of this is the current debate on trade in agricultural products, ठीक है। So debate on trade practice. The agricultural sector provides the bulk of employment and a significant portion of the gross domestic product in India. So contribution of agriculture भाई साहब, employment 49%, GDP आपका 13.7% है। In a developed country such as the US, the share of agriculture is in employment is 0.5% and its share in total GDP is how much, 1%, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। 2014 अगर आप यूएस में देखोगे एम्प्लॉयमेंट इज हाउ मच, 0.5%, ठीक है। जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है इसका, 1%, ठीक है। इन अ डेवलप्ड कंट्री सच एज यूएस द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट, क्यों है वैसा वैसा, ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर नहीं है इसलिए। व्हाई इज दिस सो मच लेस, क्योंकि यहाँ पे मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, मशीन ज्यादा यूज होते हैं देन ह्यूमंस, ठीक है, उसके वजह से। यहाँ पे जीडीपी देखो, जीडीपी का हमारा 13.7% है, यहाँ पे जीडीपी का 1% ही है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे एग्रीकल्चर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहां पे टर्शरी ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसके वजह से टर्शरी ऑक्यूपेशन से जो पैसा जनरेट होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ज्यादा है देन एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं है कि वहां पे एग्रीकल्चर नहीं है, बल्कि ऐसा है कि एग्रीकल्चर में मैकेनाइज्ड फार्मिंग ज्यादा है, मशीन्स का यूज ज्यादा है। और दूसरा क्या है भाई साहब, आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% ही है। मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर पुअर है, मतलब ये है कि टर्शरी ऑक्यूपेशन में मनी जनरेशन ज्यादा है, ठीक है। जेफ बेजोस भाई साहब अकेला अमेज़न में इतना बड़ा पैसा कमा रहा है, कहां वो एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग आउट देयर, ठीक है, क्लियर है, ओके। दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे, थैंक यू। Globalization. Globalization means the free movement and give and take of information technology, capital, people, market and commodities between countries. It has led to an integration of the economies and markets of various countries. After 1990, the pace of globalization increased. There was a greater contact between people living beyond the borders of the countries in different parts of the world. The give and take of ideas also increased. It became possible to take along the flow of capital, skilled, unskilled labor anywhere in the world. Production of goods wherever convenient and cheap, manpower wherever available and selling the goods in any market in the world. This kind of a change has been ushered in by globalization. Though the main context of globalization is economic, yet it has different aspects like the political,
cultural, educational, etc. Globalization has also led to changes in the economic and foreign policies of all countries. C. Globalization. Trade and industry grew tremendously in Europe due to Industrial Revolution. European colonialism and imperialism emerged to control the markets of Asia and Africa. Later, the complex issue of neo-imperialism resulted into two world wars in Europe. Europeans adopted policy of decolonization in the later half of the 20th century, and European powers were forced to free their colonies.